वो 15% के पास जा रहा है, पूरा का पूरा 68 लाख करोड़। अगर हम उसमें से निकाल पाएंगे तो हद से हद 40 से 50 हजार करोड़ हमारे पास आ रहा है, तो 67 लाख करोड़ रुपया मुसलमानों के पास आ रहा है। आप और हम उनसे कैसे टक्कर ले पाए? ये डेटा है, 15 लाख करोड़ रुपया एनपीए खाता बैंक खाते के अंदर डाला गया, जिसको सरकार ने मान लिया है कि पैसा वापस नहीं लौटेगा। और बड़े बड़े व्यापारी मालिया और ले लेकर कहा है, भाग खड़े हुए। किसका पैसा है? हमने आपने सवाल ही नहीं पूछा कि वो पैसा है किसका। 80,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकारी बैंक से लोन लिया है इस जियो को स्थापित करने के लिए। बैंक से लोन उठाया गया 80,000 करोड़ रुपया। आपसे हमसे हमारे आपको उसके कनेक्शन बांटे गए। कहा गया शुरू में कि आप फ्री में यूज करोगे, जीवन भर फ्री में यूज करते रहोगे। उस समय भी वो जो पैसा लगाया जा रहा था हमारा आपका था। संविधान कहीं से भी बाधा नहीं है ठेकेदारी में आरक्षण देने के लिए। अगर ऐसा रहता तो आप ये 4% भी नहीं देते। इसका मतलब संविधान अलाउ करता है ठेकेदारी में आरक्षण मिलने के लिए। एससी को 15% दो, एसटी को 7.5% दो और ओबीसी को 27% दो। ये 50% का आरक्षण यहाँ पर किया जाना चाहिए। दलित पिछड़े का रेफरेंस और रिकमेंडेशन देगा कौन? तो प्राइवेट सेक्टर में आप सीएमडी नहीं बन सकते, प्राइवेट सेक्टर में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। उसकी वजह यही है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि अगर नौकरियों से हिस्सेदारी मिलेगी तो पूरे देश भर में जो नौकरियां हैं वो केवल 2% है। इसका मतलब पूरी जीडीपी का कुल 2% हिस्सा आपको मिलता है अगर आपको नौकरी में बराबर की भागीदारी मिल जाए तो। और उस समय भी वो ये कह रहे थे कि अगर पूरी नौकरी दी भी जाएगी तो कुल 2 करोड़ के आसपास वो लोग हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या उससे हमें न्याय मिल जाएगा। देखिए, पहला प्रेजेंटेशन क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं, आपसे ध्यान से सुनिएगा। 2022 और 23 भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत किया और भारत सरकार के बजट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, कुल सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जो पूरा साल भर में काम किया भारत में, वो कुल 340 लाख करोड़ रुपए का काम हुआ। उस 340 लाख करोड़ रुपए में अगर हम केवल नौकरी पर मान लीजिए कि हमें 3%, क्योंकि हो ये रहा है, 340 लाख करोड़ रुपया भारत में भारत की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर खर्च किया। मेरा ये बताने का है कि उस 340 लाख करोड़ में जो नौकरियों के ऊपर खर्च हुआ वो मात्र 3% था। 3% का मतलब कितना होगा? 6 लाख करोड़ रुपया। 6 लाख करोड़ रुपया में से 50% ही तो हम लेंगे ना। अभी तो हमें 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसका मतलब अगर बहुजन समाज के बीच 340 लाख करोड़ रुपए में से मात्र 3 लाख करोड़ रुपया उसके घर में गया। आप समझ रहे हो, केवल 3%। जो महत्वपूर्ण खर्च कहाँ हो रहा है मैं वो बताना चाहता हूं। जो दूसरा महत्वपूर्ण खर्चा होता है जीडीपी का, 20 से 22% सरकारी ठेके दिए जाते हैं, केंद्र और राज्य की सरकारें देती हैं। अगर आप 340 लाख करोड़ का 22% निकालोगे तो वो कुल लगभग 68 लाख करोड़ रुपया होता है। हमारा सवाल ये है, तो हमारी लड़ाई है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमको 6 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है, उसमें से 3 लाख करोड़ रुपया जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों को मिल रहा है, उसकी लड़ाई के साथ साथ उस 68 लाख करोड़ रुपए का जो सरकारी ठेका देश भर में राज्य और केंद्र की सरकारें देती हैं, उसमें हमारी भागीदारी कितनी है, हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आज ये महत्वपूर्ण मुद्दा। हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, हमने एक फोकस बना रखा है आरक्षण। हम उससे पीछे नहीं हट रहे। सरकारी नौकरियों में हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन दूसरा एक जो महत्वपूर्ण पहलू है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान चाहिए। सरकारें लगातार और मोदी गवर्नमेंट खास करके जब 2019 का पूरा भी जो 5 साल चला है, इन 5 सालों में केवल बेचने का काम किया। तो अगर आप सोचिए, जब आपके पास जो सरकारी नौकरी देने वाले संस्थान थे, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयर इंडिया, आप नाम लेते जाइए, लगातार उनको बेचा जा रहा है।
तो अगर वो बेचा जाएगा तो 3% जीडीपी का हिस्सा भी वहां पर सरकारी नौकरियों के बीच नहीं बचता। वो हमने लिखा हुआ कि आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकारें क्या प्रयास कर रही है? ये सरकार यह प्रयास कर रही है कि नौकरियां, ना नौकरी रहेगी ना आरक्षण का मांग बचेगा। तो हम अपनी लड़ाई को एक स्टेप आगे करते हैं। चलो भैया, नौकरी तो दो ही, लेकिन जो सरकारी ठेके आप दे रहे हो 22% पूरी जीडीपी, और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2020 की। और भारत सरकार ने जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसने भी अनाउंस किया था कि लगभग 22% पूरी जीडीपी का हम जो है उसमें देते हैं। ये डिटेल्स है कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितने पैसे दिए जाते हैं। सबसे हाईएस्ट खर्चा जो है लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास डिफेंस का है। हमने पूरा डिटेल दिया, रोड ट्रांसपोर्ट का, रेलवे का, होम अफेयर्स का, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का और कम्युनिकेशन, ये सारे खर्चे हैं जो डिपार्टमेंट वाइज, मंत्रालय वाइज बांटे गए हैं। और इन सब में किसी का 22%, किसी का 25%, किसी का 20% हिस्सा जो है क्या जाता है? सरकारी ठेके में जाता है। तो नेक्स्ट, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, हम लोगों ने सरकारी नौकरी को माना कि वो सामाजिक न्याय है। क्यों माना? क्योंकि जब हमें नौकरी मिलती है तो हम ये महसूस करते हैं कि हमें भी सरकार में भागीदारी मिल रही है। जब आरक्षण के माध्यम से हमारे लोग आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएम, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारे समाज का मानसिक उत्थान हो रहा है। लेकिन वाकई में अगर सोचा जाए तो वो लड़ाई भी हमारी क्या है? वो जीवन की लड़ाई है, लाइवलीहुड की लड़ाई। और ये मैं क्यों बताना चाहता हूं, सामाजिक लड़ाई के ऊपर हमको फोकस रखा गया जो हमारी आर्थिक लड़ाई थी। क्योंकि जब तक हमारे घर में पैसे नहीं आएंगे भाई, हम लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। और उसकी लड़ाई हमें लड़ने के लिए जो सेकेंड हिस्सा है, देखिए, वो हमको ठेकेदारी में लेकर आना पड़ेगा। ठेकेदारी में आरक्षण की डिमांड, ठेकेदारी में भागीदारी की डिमांड हमको करनी पड़ेगी। क्या होता है ठेकेदारी में, हम कैसे नहीं आता? मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं। भारत सरकार ने जो एमएसएमई होता है, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, उसके अंदर एक नियम बनाया। कितनी भागीदारी है? 68 लाख करोड़ का जो मैंने आंकड़ा दिया, उस 68 लाख करोड़ में एससी, एसटी, ओबीसी की भागीदारी कितनी है मैं वो बताना चाहता हूं। उसमें रूल बनाया गया है कि कुल जीडीपी का 25% जो जितने प्रोक्योरमेंट होते हैं, जो सरकारी ठेका जाता है, लगभग उस सरकारी ठेके का, उस 68 लाख करोड़ का 25% हिस्सा जो है माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री से लिया जाएगा। और इत्तेफाक से आपको बताऊं, वहां पर सरकार ने प्रावधान किया 4% एससी और एसटी का रिजर्वेशन है और 3% महिलाओं का रिजर्वेशन है। और ये रिजर्वेशन 2012 से दिया गया। उसके बावजूद भी आज के दिन हम लोग 0.75 है, 1% तक भी नहीं पहुंच पाए, जबकि 4% का आरक्षण दिया गया। अभी आरक्षण की सीमा पहुंचना तो छोड़िए, हम लोग 0.75 तक पहुंचे। आप ये लगा लो 68 लाख करोड़ का 25% और उस 25% का 0.75% कितना बनेगा? 10-20 हजार करोड़, 20,000, 68 लाख करोड़ का ठेका जा रहा है। वो किसके पास जा रहा है? वो 15% के पास जा रहा है, पूरा का पूरा 68 लाख करोड़। अगर हम उसमें से निकाल पाएंगे तो हद से हद 40 से 50 हजार करोड़ हमारे पास आ रहा है। तो 67 लाख करोड़ रुपया उन सवालों के पास जा रहा है। आप और हम उनसे कैसे टक्कर ले पाए? आप जरा सोच कर देखिए कैसे रोका जाता है। आप सरकारी ठेकों का जो टेंडर निकलते हैं, उनकी नोटिस आप में से कुछ लोग पढ़ते होंगे। उसके जो प्रावधान बनाए जाते हैं, वो प्रावधान ऐसे होते हैं कि कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी समाज का व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। कहीं नहीं लिखा होता कि एससी, एसटी, ओबीसी वालों को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता जिसके हाथ में है, नियम कानून वो बनाएगा तो अपने हिसाब से बनाएगा। क्या करते हैं? एक शर्त लगा दी जाती है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां से आएगा? हमने भी, हमारी पहली पीढ़ी इस धंधे में आई है, कहां से आएगा जी? फिर क्या करेंगे?
आपका टर्नओवर कितना है? 25,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है। हमारे लोग जो काम कर रहे हैं वो 50 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए, 100-500 करोड़ के बीच में काम कर रहे हैं। तो दूसरा क्या लगाई जाती है बाधा? टर्नओवर की। तीसरी बाधा क्या लगाई जाती है? अर्नेस्ट मनी। और बैंकों के लिए खास करके होता है कि जो पीजी है, जो गारंटी, आपसे गारंटी मांगी जाएगी, आप कहां से गारंटी दो? तो ये सारी बाधाएं हैं। हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो हम किस तरह के परिवारों से आते हैं। हमारे परिवार में लोग क्या रहे? किसान, मजदूर। ये इनका ना तो बैंकों तक एक्सेस है, ना आप लोन ले सकते हो, और ना लोन ले सकते हो ना आप ठेकेदारी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप जानते हैं इस सरकार के आने के बाद ये डेटा है 15 लाख करोड़ रुपया एनपीए खाता, बैंक खाते के अंदर डाला गया, जिसको सरकार ने मान लिया है कि यह पैसा वापस नहीं लौटेगा। और बड़े बड़े व्यापारी मालिया और ले लेकर कहा है, भाग खड़े हुए। किसका पैसा है? हमने आपने सवाल ही नहीं पूछा कि वो पैसा है किसका। वो हमारा और आपका पैसा था, क्योंकि हमारे पुरखे किसान मजदूर रहे, उनको बैंक का उन्होंने रास्ता ही नहीं देखा। तो जब आप बैंक का रास्ता नहीं देखोगे आपको लोन मिलेगा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये जियो, सब लोग जियो यूज करते होंगे ना। जियो जब लॉन्च हुआ था 80,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकारी बैंक से लोन लिया है जियो को स्थापित करने के लिए। आप और हम मांगने जाएंगे तो 80 रुपया लोन नहीं देगा। तो जब देना नहीं तो आप भागीदारी कहां से करोगे? जरा उस खेल को समझिए। बैंक से लोन उठाया गया 80,000 करोड़ रुपया, आपसे हमसे हमारे आपके उसके कनेक्शन बांटे गए। कहा गया शुरू में कि आप फ्री में यूज करोगे, जीवन भर फ्री में यूज करते रहोगे। उस समय भी वो जो पैसा लगाया जा रहा था हमारा आपका था, लेकिन वो सुविधा हमें आपको नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते, आर्थिक रूप से संबल नहीं हो सकते। जो सरकारें हैं वो क्या है? सरकार में बैठी हुई जो ब्यूरोक्रेसी है, और सरकार की संस्थाओं और सरकार के काम करने वाले कामों को जो जायज ठहराती है, ये मनोवादी मीडिया, जिसको मोदी मीडिया कहते हैं, जो हर बात हमारे आपके खिलाफ की गई हर साजिश को वो भगते हैं, आपसे हमसे उल्टे सवाल पूछते हैं, हमारे आपके अद्भुत तर्क को आगे नहीं रखते। ये लोग हमेशा क्या है? हमारे खिलाफ खड़े। इनमें से किसी का आपको सहारा नहीं मिलता। आश्चर्य ये है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी के अंदर 93 से रिजर्वेशन लागू हुआ है, खास करके ओबीसी का और SC/ST का पहले से। अब हमारी आबादी वहां 50% पूरी हो गई है, और हम आशा रखते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट हमारे समाज के आए वो वहां पर बैठकर कुछ हमारे लोगों का नियम कानून बनाए। ये जो मैंने डेटा आपको दिया था उसी का डिटेल है कि रेलवे में कैसे, हाईवे, डिफेंस में, होम में, कम्युनिकेशन, वही डिटेल्स है। वो सारे डिटेल्स नेक्स्ट पे चल रहे थे। ये महत्वपूर्ण पहलू क्या है जो हम कह रहे हैं कि हमको ठेकेदारी में भागीदारी चाहिए। जब आप ये बात करने जाओगे तो लोग ये आपसे कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि ठेकेदारी में आपको भागीदारी मिले, ठेकेदारी में आपको आरक्षण मिले। देखिए, मैं ये साबित करने के लिए इसको लगाया। आप में से जो साथी संविधान पढ़ते होंगे, मैं आप उनको बता देता हूं। आर्टिकल 398 निकाल कर देख लीजिए। आर्टिकल 398 में ये व्यवस्था की गई है कि हमको हर जगह बराबरी का हक मिलेगा, इंक्लूडिंग सरकार के जितने संसाधन है, चाहे वो ठेकेदारी का हो चाहे नौकरी का हो, उसी को आधार बनाकर ये 4% का कोटा SC और ST के लिए लाया गया था। और 3% का कोटा मैंने विमेंस वाला नहीं लिखाया था, लेकिन 4% का कोटा SC/ST को दिया गया। हमारा सवाल ये है, वाई 4%, केवल 4% क्यों? मेरा पहला पॉइंट हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि संविधान कहीं से भी बाधा नहीं है ठेकेदारी में आरक्षण देने के लिए। अगर ऐसा रहता तो आप ये 4% भी नहीं देते। इसका मतलब संविधान अलाउ करता है ठेकेदारी में आरक्षण मिलने के लिए। सवाल केवल क्या है? आप बेईमानी कर रहे हैं। ये 4% कितना होना चाहिए?
SC को 15% हो, ST को 7.5% हो और OBC को 27% हो। ये 50% का आरक्षण यहाँ पर किया जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। अब सवाल ये उठता है, ये आरक्षण का एक और पहलू है। भारत सरकार एक योजना लेकर आई, आप जानते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में अलग तरह का आरक्षण है। किसके लिए है? मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट कौन करता है? इनके लोग करते हैं। वहां पर यह कहा गया कि कोई कंपनी जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर वो भारत में काम करना चाहती है तो उसको भारत की संस्थाओं के साथ टाई अप करना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर बनाना पड़ेगा। तो ये आरक्षण नहीं है क्या? अपने लिए तो तय कर लेते हो, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए ज्वाइंट वेंचर करो ना। तो जो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो ठेकेदारी हो रही है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनीज के लिए आप नियम बना रहे हो, तो उस आरक्षण के अंतर्गत हमारे आरक्षण की व्यवस्था करो। तो नेक्स्ट कर लीजिए। ये डिटेल्स वही है कि जो संस्थाएं हैं, CMD, डायरेक्टर, HOD, मिनिस्ट्रीज, जितने लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, दुर्भाग्य से ऑल आर फ्रॉम अपर कास्ट। ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे, आपके लिए कानून नहीं बनाएंगे। और जो SC, ST एंड OBC हैं, बहुसंख्यक समाज है, उनकी उस कानून बनाने में कोई भागीदारी नहीं है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ना तो हमारे पास फाइनेंशियल है, ना तो फाइनेंशियल नहीं है तो आप डील नहीं कर सकते हो, आपके पास टेक्निकल जानकारी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ठेकेदार हमारा भाई होगा, ठेकेदार हमारे समाज का व्यक्ति होगा, तो वो जो मजदूर रखेगा, वो जो श्रमिक रखेगा, वो जो कर्मचारी रखेगा, वो भी हमारे समाज के लोग होंगे। उनकी ठेकेदारी, उन कंपनियों में जो बड़े लोग होंगे, चाहे वो क्लर्क हो, सेक्शन ऑफिसर हो, CMD हो, डायरेक्टर्स हो, वो हमारा समाज का होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादातर रिकमेंडेशन से नौकरियां मिलती है। जो साथी काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में उनको पता है, आपसे पूछा जाता है रेफरेंसेस लेकर आओ, रिकमेंडेशन लेकर आओ, दलित पिछड़े का रेफरेंस और रिकमेंडेशन देगा कौन? तो प्राइवेट सेक्टर में आप CMD नहीं बन सकते, प्राइवेट सेक्टर में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। उसकी वजह यही है। तो अगर हमने इसको करवा लिया तो आप लिख के रखो कि हमारे बीच के भी लोग बड़े बड़े कंपनियों के ठेकेदार और मालिक बनकर बैठे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।